तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास के ग्रेविटेशन का वो टॉपिक करने वाले हैं जो आपके स्कूल एग्जाम में 101% आना है भाई। क्या करने वाले हैं आज हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करने वाले हैं। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। और हां, इसमें दो डेरिवेशन भी हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद हाइट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद डेप्थ। तो यार आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। बस आपको यार एक ही काम करना है, बस आप इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देख लो। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम देकर जब आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्वेश्चन आया या नहीं आया। भाई मेरे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन आएगा तो वो इसी वीडियो से आएगा। इसलिए आप इस वीडियो के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को आप एक नोट्स के साथ परफेक्ट तरीके से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और जितना आप ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करेंगे यार उतना ही ज्यादा टीचर का कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपको सभी लेक्चर टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो भाई अगर अभी तक आप लोगों ने यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ये तो बनता है कि चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। सो आइए भाई टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोगों ने इस ग्रेविटेशन के चैप्टर में मेरे बच्चों ग्रेविटेशन लॉ का जो फॉर्मूला होता है जो न्यूटन्स ने दिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, उसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत सही तरीके से, जिसमें हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को अप्लाई किया था और सभी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि किसी भी दो बॉडी के बीच में कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, या फिर अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ बॉडीज हैं जिनका मास गिवन है और सभी का सेपरेशन गिवन है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ये सभी डाटा आपके पास आ चुका है और बहुत मजे से आपने कैलकुलेट भी किया। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो भाई अगर आप एकेडमिक एग्जाम में हो ना तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है भाई, ठीक है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे वेरिएशन होता है, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन के साथ, ये सभी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। और हां, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। तो मेरे बच्चे पेन और कॉपी को लेकर सही तरीके से अलर्ट हो जाइए और जिस जोश के साथ आपने ये लेक्चर स्टार्ट किया है देखना, उसी जोश के साथ आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और जिस दिन आपका एग्जाम है उस एग्जाम में जाकर हवाई जहाज बना दीजिए। तो देखिए जरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो मेरे बच्चों, एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है। जब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की तो फोर्स अपॉन मास आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है भाई, यही पढ़ा है ना। किसी बॉडी में एक्सीलरेशन कब जनरेट होता है, जब उस पर फोर्स लगता है। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे सॉरी, तब तक तो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन नहीं आएगा। इट मींस एक्सीलरेशन लगाने के लिए फोर्स जो है आपका ये मैंडेटरी है, अगर आप किसी भी बॉडी पर एक्सीलरेशन अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम यहां देख रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये हुआ फोर्स तो लगेगा बॉडी पर नो डाउट, लेकिन वो जो फोर्स है ना मेरे बच्चा, वो किसी ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन बनेगा। मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास एक प्लैनेट है और ये प्लैनेट किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो अब जिस फोर्स से खींच रहा है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन जनरेट होगा दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम जब एक बॉडी अर्थ को कंसीडर कर लेते हैं तो अर्थ के केस में जो फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पर, हम पर, आप पर, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है, आपने h हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया यार, वो अपने आप नीचे जा रहा है क्या? उस पर मेरे बच्चा अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन बनेगा भाई, और उस एक्सीलरेशन की वजह कौन बना? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ का।
इसीलिए बोलेंगे इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब मेरे बच्चा, अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो फोर्स होगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है वो फोर्स अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। किसी भी बॉडी में अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना चाहते हैं तो किसी भी हाइट से ड्रॉप कीजिए। जब आप हाइट से ड्रॉप करेंगे तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो जब अर्थ अपनी तरफ खींचेगी तो जिस फोर्स से खींच रही है उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन बनेगा दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत सिंपल है भाई, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या होता है एक्सेलरेशन? क्या होता है एक्सेलरेशन? भैया किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आए, मतलब वेलोसिटी वेक्टर में, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए या उसकी डायरेक्शन बदल जाए। लेकिन कब? जब आप फोर्स लगाओगे तब। जब आप फोर्स लगाओगे तभी चेंज होगा वो। अब मेरे भाई, मैंने बोला कि फोर्स मैं नहीं लगा रहा हूं, फोर्स लगा रही है अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन बनेगा दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ गई होगी अब। तो जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे जनरली ये फ्री फॉल मोशन में देखा जाता है कि फ्री फॉल मोशन में जब आप ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये सिंपल, इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल जी से। और कैसे कैसे इसमें वेरिएशन आएगा वो जैसे जैसे क्लास आगे की तरफ चलेगी वो सभी बातें हम लोग देखने वाले हैं। तो भाई मेरे, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी बोल रहे हैं, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी भी पढ़कर आए हो आप। तो भाई मेरे, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन हो सकता है? आइए हम इसको देखते हैं। तो देखो भाई, ये हमारी अर्थ है भाई। इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस की अगर मैं बात करूं तो रेडियस इसमें 6400 किलोमीटर। अर्थ का मास आपको पता होना चाहिए 6 × 10⁻24 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपके पास। अब आप मुझे यह बताइए, जैसे इस अर्थ के सरफेस पर कोई भी बॉडी रखिए, जैसे हमने ये अर्थ एज्यूम कर लिया है। अब अर्थ का सेंटर यहां पर, अर्थ का सारा मास कहां कंसेंट्रेट करेगा भाई? इसके सेंटर पर। अच्छा, यहां से आर रेडियस, अर्थ की रेडियस, और यहां मैंने किसी बॉडी को रख दिया। यहां मैंने किसी बॉडी को रख दिया। अब बॉडी जो है अपना वेट लगाएगी भाई। वेट क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ही तो होता है। तो मेरे बच्चा, बॉडी का मास स्मॉल m और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि हम अर्थ को यूनिफॉर्म स्फीयर मानकर चलेंगे, और जब यूनिफॉर्म स्फीयर मानोगे तो अर्थ का जो टोटल मास है ये इसके सेंटर पर कंसंट्रेट करेगा। और मेरे बच्चा, सेंटर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अर्थ की रेडियस कहलाएगी। तो अगर हम इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स देखें तो इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स, एक तो भाई इसका वेट होगा mg होगा, हाँ या ना? होगा। दूसरा भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो g m अपॉन डिस्टेंस कितना है? re²। डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चा? re²। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और g की जो बात करेंगे हम, g कितना हो जाएगा भाई? कैपिटल G me अपॉन re²। बहुत सिंपल। स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन होता है? तो स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन re²। याद होना चाहिए, क्या बोला मैंने? कैपिटल G me अपॉन re²। re क्या है? अर्थ की रेडियस है। me क्या है भाई? अर्थ का मास है। मतलब कहने का यह है कि आपके पास, समझने की कोशिश करिए, ये अर्थ का सेंटर, और अर्थ के सेंटर से ये रेडियस, और इसमें अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना चाह रहे हैं सो स्मॉल g जो आएगा कैपिटल G me अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अर्थ के केस में किया है मेरे बच्चे। आप यार किसी भी प्लेनेट का निकाल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे? देखना जरा। जैसे मानो मैं किसी भी प्लेनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख रहा हूं तो कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है भाई,
ये तो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका तो कहीं भी लेकर चले जाओ यार, इसकी वैल्यू तो फिक्स है। हमने यहां पर अर्थ का मास लिया है। आप जिस भी प्लेनेट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उस प्लेनेट का मास आ जाएगा अपॉन उस प्लेनेट की रेडियस का स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं कि आप अर्थ के लिए ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जिस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, आप उसका कर लीजिए। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो डिपेंड कर रहा है मास पर, जो प्लेनेट है प्लेनेट के मास पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा प्लेनेट की रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मास पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेनेट के रेडियस के स्क्वायर के। तो चाहे भाई आपके पास मार्स हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे अर्थ हो, किसी का भी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। इवन मून के लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम किसी भी प्लैनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हर जगह वैलिड है। अच्छा, एक कंसेप्ट और, ये जो कंसेप्ट है मेरे बच्चा, ये कंसेप्ट आपको यहां पर क्या बताएगा? इस कंसेप्ट में हम किसी भी बॉडी का अगर हम डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले कंसेप्ट को यूज करके किस तरीके से ग्रेविटी निकालेंगे, आइए जरा देखो। अगर हम बात करें मेरे बच्चा, जैसे आप मास निकालना चाहते हो, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है भाई। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो जब मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, तो इस केस में मेरे बच्चा मास इक्वल टू डेंसिटी को मैं रो से लिख रहा हूं और वॉल्यूम को कैपिटल वी से। अर्थ को आप कैसे कंसीडर कर रहे हो? पूरी तरीके से स्फीयर। जब पूरी तरीके से स्फीयर कंसीडर करोगे मेरे बच्चा, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। भाई मेरे, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो m कितना आया भाई? m अगर जो आप देखेंगे तो m की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है। किसी भी प्लैनेट का मास, रो क्या है यहां पर? उस प्लैनेट की डेंसिटी। अच्छा, आप मेरे को ये बोल रहे हो कि मेरे को चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मेरे बच्चा देख, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तूने अभी क्या देखा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, कितना देखा तूने? कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना, मैं इसे जनरल बता रहा हूं, किसी भी प्लैनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप डेंसिटी के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? तो भाई मेरे, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो g/r स्क्वायर। अच्छा, मास की जगह कितना रखूंगा भाई मैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब देख यहां पर आर स्क्वायर से मेरे बच्चा कैंसिल आउट हो गया ये। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये फाइनल जो फॉर्मूला आएगा, फाइनल फॉर्मूला कितना आया भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू 4/3 पाई रो आर इंटू कैपिटल जी। इसका मतलब अगर आपको डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी के फॉर्म में अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो डेंसिटी के फॉर्म में, ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है ना मेरे बच्चे, ये डेंसिटी के फॉर्म में है। और ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये मास के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? मास के फॉर्म में है। कोई सा भी आप एक फॉर्मूला याद रखो, और मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये कंसेप्ट याद रखो, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है भाई कि पता है क्या होगा, कभी कभी ना वो बोल देगा मास को मैंने इतना चेंज करा दिया, अब बताओ उस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी चेंज हो गई। कभी कभी वो बोलेगा यार कि रेडियस को मैंने इतना चेंज करा दिया, अब बताओ उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना चेंज होगी। यार कहीं कहीं पर ना नहीं रेडियस होगा नहीं मास होगा, आपको ना डेंसिटी दे दिया जाएगा। तो डेंसिटी के साथ भी हमने फॉर्मूला देख लिया। तो कहने का मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि जो फिजिकल डायमेंशन है हमारे प्लेनेट का, जिसका आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, फिलहाल हम तो यार अर्थ का ही पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो अर्थ का मास
हमें डेंसिटी दिया हुआ है, हम मास निकाल लेंगे। रेडियस हमें पता है 6400 किलोमीटर होती है भाई, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के लिए हम इतना ही कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ये सिंपल भाई मेरे एक्सेलरेशन ही है। आइए जरा देखो, इसी कंसेप्ट को यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। क्या बोला गया है मेरे बच्चा इस क्वेश्चन में, देखना जरा। डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट is double the density of earth and radius is 1.5 times that of earth. The acceleration due to gravity on the surface of planet will be। मतलब मेरे बच्चा आपके पास क्या है भाई, ये अर्थ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये प्लैनेट दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे बच्चा आपको इसमें क्या लिंक कराया गया है, देखो। जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज डबल, मतलब भैया प्लैनेट की डेंसिटी को रो पी से लिख दिया, अर्थ की डेंसिटी को भाई रो ई से लिख दिया। तो वो कह रहा है प्लैनेट की डेंसिटी, प्लैनेट की डेंसिटी, अरे भाई प्लैनेट की डेंसिटी कितना है, 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, डबल है। अच्छा, रेडियस इज 1.5 टाइम दैट ऑफ अर्थ, मतलब भैया इस प्लैनेट की रेडियस, प्लैनेट की रेडियस 1.5 टाइम है किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के, रेडियस ऑफ अर्थ के, रेडियस ऑफ अर्थ के। अब आपसे वो बोल रहा है यार एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दो प्लैनेट का, मतलब आप यार जीपी बता दो कितना होगा प्लैनेट का, बता दो। तो मेरे बच्चा देखो जरा, आपको प्लैनेट की डेंसिटी निकालनी है, सॉरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यार आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। जस्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि भाई रेडियस और डेंसिटी के फॉर्म में कैसे करना है। तो क्या फॉर्मूला आया था भाई, फॉर्मूला क्या आया था, G इक्वल टू 4/3 पाई रो R इंटू कैपिटल G, यही तो फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था ना। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, बताओ अब कैसे करोगे। मान ले बच्चे तेरे को फॉर्मूला याद नहीं है ये वाला, अरे ये वाला तो याद रखेगा ना भाई, G इक्वल टू G/m/r², ये तेरे को याद करना ही पड़ेगा, ये तो 100% करना पड़ेगा। अब तो कहता है ये भी याद नहीं है, तो यार ये भी याद नहीं है तो भाई ये तो करना पड़ेगा कि स्मॉल जी में और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो अगर तेरे को ये वाला भी फॉर्मूला याद है ना, तो मास की जगह क्या रख दे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एग्जैक्ट यही फॉर्मूला आएगा। बट फिलहाल मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। तो देख, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड आर। तो मेरे बच्चा अगर हम बात करें प्लैनेट के लिए, प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन अर्थ पर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका रो ऑफ प्लैनेट अपॉन रो ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। चलो वैल्यू डालो। अब रो पी कितना दिया हुआ है भैया, ट्वाइस दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ रो ई अपॉन रो ई। अच्छा, रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.5 ऑफ आर ई इंटू आर ई। अब मेरे बच्चा ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 1.5 इंटू 2 कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें जीपी की जो वैल्यू आ रही है 3 टाइम्स ऑफ जीई, प्लैनेट की डेंसिटी, सॉरी प्लैनेट की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 3 टाइम्स आ रही है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें एग्जैक्ट यही बताया गया है कि जो प्लैनेट की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के 3 टाइम्स आ रहा है। तो कहने का मतलब इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें रेडियस की बात की गई हो, जिसमें डेंसिटी की बात की गई हो, तो आपको जो सॉल्व करके फाइंड आउट करना है वो कुछ इस तरीके से करेंगे। फॉर्मूला आपके पास होगा, आसानी से आप अप्लाई कर देंगे मेरे बच्चा, ठीक है। चलिए एक और कंसेप्ट समझाता हूं मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ही। देखो भाई, कभी कभी आपको ना इस पर सवाल मिलेगा, और क्या मिलेगा भाई, ये सवाल जवाब जो है, जैसे आपने देखा, क्या देखा, आपने ये देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे बच्चा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G/m/r², किसी भी प्लैनेट की, किसी भी प्लैनेट की,
अब आपसे अगर परसेंटेज चेंज कराया जाए, वो बोल दे मास को इतने परसेंट चेंज करा दिया, रेडियस इतने परसेंट चेंज करा दिया, तो मेरे बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। ये हम लोग डिफरेंशिएशन कंसेप्ट यूज करते हैं, बट मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। डेल्टा जी अपॉन जी, चेंज अपॉन ओरिजिनल, इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम माइनस 2 डेल्टा आर, 2 डेल्टा आर। ये जब आप लोग एरर इन मेजरमेंट पढ़ते हैं ना, तो वहां भी ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। बाकी डिफरेंशिएशन से समझ में आएगा आपको, लेकिन अभी आप इसका कंप्लीट फॉर्मूला जो बन सकता है वो ध्यान रखिए कि मास और रेडियस दिया हुआ, परसेंटेज चेंज करना है तो डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम माइनस 2 डेल्टा आर अपॉन आर। अच्छा, अगर मान लो भाई डेंसिटी के फॉर्म में करना है यार, तो डेंसिटी के फॉर्म में क्या होता है मेरे बच्चा, G इक्वल टू 4/3 पाई आर रो, कैपिटल G होता है फॉर्मूला। तो यहां जब निकालेंगे डेल्टा G अपॉन जी, किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा आर अपॉन आर, रेडियस पर कर रहा है और डेंसिटी पर, और आपका डेंसिटी पर, यह फॉर्मूला बनेगा। एक्चुअल में जो फॉर्मूला जो आ रहा है ना मेरे बच्चे, कैसे आ रहा है देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जिससे आपको आसान हो जाएगा याद करना। एक्चुअल में जो वेरिएबल है ना, हो क्या रहा है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। देखो जरा, चेंज अपॉन ओरिजिनल, जैसे कि अगर मैं बात करूं डेल्टा एम अपॉन ओरिजिनल, इसी तरीके से डेल्टा आर, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल, और जो पावर है ना वो आगे मल्टीप्लाई में आ जा रही है। जैसे अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में बात करूं तो m की पावर कितनी है, 1, तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 1 है। r की पावर कितनी है, आप कहोगे 2, 2 नहीं है, न्यूमरेटर में लेके जाओ, -2 है मेरे बच्चा, r की पावर -2 है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये माइनस का 2 आ गया, इक्वल टू g की पावर कितनी है, 1 डेल्टा g अपॉन जी। ऐसे बना हुआ है ये फॉर्मूला। अब यहां देखो जरा, इस वाले केस में क्या है, g की पावर कितनी है, 1, तो डेल्टा g अपॉन जी। अच्छा, जो कांस्टेंट होता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, जिस पर डिपेंड कर रहा है ओनली उसी को। r की पावर कितनी है, 1, तो डेल्टा r अपॉन r हो गया। अच्छा, रो की पावर कितनी है मेरे बच्चा, रो की पावर 1 है, तो डेल्टा रो अपॉन रो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, वो कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल को लिया जाएगा भाई, वेरिएबल को लिया जाएगा। समझने की कोशिश कर, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और पावर को न्यूमरेटर में रखना है, जैसे डिनोमिनेटर में है ना यहां पर रेडियस, तो इसको ऊपर लेकर जाना है। ये एरर इन मेजरमेंट और डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं भाई। देखना यार जरा, इसमें क्या बोला गया है, इफ द मास ऑफ अर्थ इंक्रीज्ड बाई 2%, मतलब क्या है भाई, इंक्रीज्ड बाई 2%, इसका मतलब यह हुआ, आपको क्या गिवन है भाई, क्या गिवन है आपको मेरे बच्चा, क्या गिवन है इसमें, आपको गिवन है इसमें डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, परसेंटेज है ये 2%, ठीक है भाई। दूसरा क्या बोला है, रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज्ड बाई, इसको डिक्रीज कराया है, रेडियस जो है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, क्या करा दिया भैया, डिक्रीज करा दिया, कितना भैया, -1%, डिक्रीज हुआ इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है भाई। अब वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन जी, तो भाई जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें तो कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर। अभी मैंने आपको सिखाया है कैसे करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं और डेल्टा G अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा M अपॉन M माइनस 2 डेल्टा R अपॉन R, ठीक है भाई। अब देख जरा यहां पर, अब देख यहां पर किस तरीके से करेंगे, डेल्टा एम अपॉन एम हमें निकालना था परसेंटेज चेंज, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, परसेंटेज में देखना है ना, तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 -2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब देख तेरे को ये वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 कितना है, 1%, इंक्रीज हुआ है तो ये 1 है, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर कितना है भाई, ये है -1, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होगा तो माइनस लेंगे, ओवरऑल कितना आ जाएगा 3%,
3% पॉजिटिव आ रहा है। 3% पॉजिटिव का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो आपकी 3% इंक्रीज हो जाएगी। तो कैसे फाइंड आउट करना ये समझ में आना चाहिए। आप देखो जरा, परसेंटेज ये डिक्रीज हुआ है डेल्टा आर अपॉन आर, इसीलिए मैंने -1 रखा है मेरे बच्चा यहां पर। ठीक है, तो तू थोड़ा सा दिमाग लगा यार, और दिमाग लगाकर मेरे बच्चा इसे कर दे। बहुत आसान है, थोड़ा सा बुद्धि तो लगानी पड़ेगी ना यार, फिजिक्स है मेरे भाई। और जब फिजिक्स है तो यार तू थोड़ा समझ इस चीज को। फिजिक्स में जब तक कंसेप्ट नहीं लगेगा तब तक फिजिक्स का मजा ही नहीं आना। फिजिक्स की खासियत ही यही है कि जितने ज्यादा कंसेप्ट लगाओगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस में आप एक्सपर्ट होते चले जाओगे भाई। ठीक है, चल एक दो और क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चा। देखना जरा, अगर हम बात करें इस वाले प्रॉब्लम की, कौन से प्रॉब्लम की, तो इस वाले, अरे भैया कितना सिंपल प्रॉब्लम है ये, कितना सिंपल। इसको देख, इसको समझ कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ अर्थ। मतलब मेरे बच्चा अभी तो किया था, प्लैनेट की डेंसिटी जो है रो पी अर्थ की डेंसिटी के 4 टाइम है, अर्थ की डेंसिटी के 4 टाइम है, एंड रेडियस इज 2 टाइम दैट ऑफ अर्थ। मतलब मेरे बच्चा प्लेनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस के 2 टाइम है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट विल बी, भैया डेंसिटी और रेडियस में क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू कितना, g4/3 पाई आर रो। किस पर डिपेंड करता है, ओनली आर और रो पर। तो प्लैनेट के लिए अपॉन अर्थ के लिए कितना हो जाएगा भाई, आर पी रो पी अपॉन आर ई रो ई। तो कितना हो जाएगा भाई, आरपी अपॉन आर ई। आरपी कितना है यार, 2 आर ई अपॉन आर ई इनटू रो पी कितना है भैया, 4 रो ई अपॉन रो ई। कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया भैया, ये जीपी की वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स ऑफ जीई। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करो यार। प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8 टाइम्स आ रही है, किसके, अर्थ के। समझने की कोशिश करो। अच्छा यार एक बात बताओ, ये स्कूल एग्जाम के लिए मैंने सॉल्व किया, अगर यार ये एमसीक्यू फॉर्म में अगर आ गया ना क्वेश्चन, कैसे करोगे देखना जरा। आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस के डायरेक्टली, कब, जब डेंसिटी के फॉर्म में देख रहे हैं, और डेंसिटी के भी डायरेक्टली। या डेंसिटी को 4 टाइम कर दिया, रेडियस को 2 टाइम कर दिया, तो 4 2 जा 8, 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, जैसे 4 2 जा 8 करा आपने, आंसर आ गया 8 टाइम। लेकिन जब आप स्कूल एग्जाम में कर रहे हैं तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, चलो कुछ और क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग, वैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे बच्चा। और देख जरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर एक परसेंटेज वाला बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करके आप बता सकते हो। मास ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3%, रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज्ड बाय 2%। आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन जी, अभी हम लोगों ने किया था। ध्यान देना, रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस में रखूंगा मैं, और अर्थ का आपका मास इंक्रीज हो रहा है तो आप इसे पॉजिटिव में डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम माइनस 2 डेल्टा आर अपॉन आर। ये फॉर्मूला यूज करूंगा, बोथ साइड 100 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट के मास पर डिपेंड करती है भाई, प्लैनेट के साइज पर मतलब रेडियस पर डिपेंड करती है मेरे भाई, और प्लैनेट की डेंसिटी पर किस तरीके से डिपेंड करती है, इन सभी पर जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सवाल जवाब मैंने आपके सामने रखे। अब मेरे बच्चा, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हम थोड़ा प्लैनेट से हटकर अर्थ की तरफ चल रहे हैं। हम लोग जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे वो अर्थ के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ना है, अर्थ के लिए पढ़ना है। तो मास किसका लोगे, अर्थ का लोगे। रेडियस किसकी लोगे, अर्थ की लोगे। डेंसिटी किसकी लोगे, अरे भाई डेंसिटी भी तो अर्थ की लेंगे ना। तो डेंसिटी किसकी कंसीडर की जाएगी,
अर्थ की ही कंसीडर की जाएगी। तो अब आपके स्कूल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ा समझो जरा, अब बहुत क्लियर है कि मैं अब अर्थ के फेवर में पढ़ा रहा हूं, अर्थ के लिए। तो मेरे बच्चा, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हैशटैग इंपॉर्टेंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनेगा इस पूरे टॉपिक से। हाइट के साथ वेरिएशन पढ़ाऊंगा, डेप्थ के साथ पढ़ाऊंगा, रोटेशन से पढ़ाऊंगा, ये सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको, शेप और साइज से पढ़ाऊंगा। और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। पेपर लीक कर दिया है मैंने, पेपर को लीक कर दिया, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जिस दिन एग्जाम में जाओ उस दिन आप काउंट कर लेना यहां से क्वेश्चन आया या नहीं आया। आइए भाई देखो जरा, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझो, इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, अब हम सीधे सीधे अर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो सीधे मैं अर्थ के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, G इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE का स्क्वायर। यही होता है भाई, यही होता है ना। अब देख जरा, अब इसको समझने की कोशिश कर मेरे बच्चा। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी? अगर आप अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर जाओगे, जैसे अगर आपने इसको अर्थ एज्यूम कर लिया जिसकी रेडियस r है, ये इसका सेंटर है, तो यहां से अगर आप h हाइट पर जाओगे, h एल्टीट्यूड पर जाओगे, एल्टीट्यूड बोल रहा हूं, हाइट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना वो वेरी करती है। वैसे तो डिक्रीज ही आएगा, बट अभी आप ध्यान रखो वेरी करेगा वो हाइट के साथ। दूसरा, अर्थ के सरफेस से, दूसरा क्या है भाई, अर्थ के सरफेस से अगर अंदर आओगे ना, सेंटर की तरफ जाओगे अर्थ के सरफेस से, तो भाई डेप्थ के साथ भी वेरी करेगा। किसके साथ? डेप्थ के साथ भी वेरी करेगा। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, वो सब हम देखेंगे। अभी मैं वेरिएशन ही बता रहा हूं, वैसे सभी केस में डिक्रीज ही होने वाला है। एक और बात, अर्थ जो है ना, जब से मैं ये पढ़ा रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मेरे भाई मैं बोल रहा हूं कि अर्थ को स्फीयर एज्यूम करके चलो। एक्चुअल में अर्थ स्फीयर नहीं है, अर्थ का जो शेप है मेरे बच्चा वो इलिप्टिकल है, अंडे के आकार का है भाई। आपने जो एग देखा है ना उसकी तरीके का है। तो मेरे बच्चा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे ये अर्थ का शेप ले लिया मैंने, ये तो भाई मेरे ये इक्वेटर है अर्थ के लिए, ये अर्थ के लिए भाई मेरे इक्वेटर है, और ये मेरे भाई पोल है। इसका मतलब ये हुआ इक्वेटर पर रेडियस कुछ और है अर्थ की, और पोल पर रेडियस कुछ और है। पोल पर रेडियस सबसे कम है और इक्वेटर पर रेडियस सबसे ज्यादा है। बाकी जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे रेडियस डिक्रीज होती चली जाएगी। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शेप और साइज, क्या बोला मैंने, शेप और साइज पर भी डिपेंड करती है। कैसे करेगी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। एक और कंसेप्ट, आप सभी को पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। क्या? रोटेट रोटेट रोटेट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कर जाता है। तो ये हमें चारों पॉइंट पढ़ने हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किस तरीके से हाइट के साथ वेरी करेगा, किस तरीके से डेप्थ के साथ वेरी करेगा, किस तरीके से शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, और कैसे रोटेशन के साथ डिपेंड करता है। ये चारों ही पैरामीटर हम लोग एक एक करके काफी एक्सप्लेनेशन के साथ विद न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स भी सभी कंसेप्ट पर अप्लाई करेंगे। तो यहीं से एग्जाम में आना है। पेपर लीक हो रहा है, अब आप देख लो भाई, देखो भाई, हेडिंग लगा लो सही से। अब वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। भाई मेरे देख इधर, ये अर्थ लिया आपने, अर्थ की रेडियस आर ई ली, कितनी ली अर्थ की रेडियस? आर ई। अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है,
और यहां से h हाइट पर जब आप जाओगे तो h हाइट पर आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है कि अगर मैं अर्थ के सरफेस से h हाइट पर चला जाऊं तो जब भी हम डेरिवेशन करते हैं भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। हमने भैया अर्थ को स्फीयर एज्यूम कर लिया और आर ई क्या है, अर्थ की रेडियस है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एम ई क्या है, अर्थ का मास है, ठीक है भाई। अब जी की अगर बात करूं तो जी क्या है मेरे बच्चा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और मेरे बच्चा जी एच क्या है, मतलब जी डैश कर दे रहा हूं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर कितना है, जी है। आर ई अर्थ की रेडियस है, एम ई अर्थ का मास है। अब मुझे अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर जाना है, तो भाई मेरे जब एच हाइट पर मैं चला गया तो वहां पर मेरी ग्रेविटी हो गई जी डैश। कम हुई या ज्यादा हुई वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, आउटकम निकल कर आएगा आपके सामने। साइंस में कुछ रटना नहीं होता, सब आपके सामने निकल कर आएगा भाई। तो देख, अगर मैं सरफेस पर कैलकुलेट करना चाहूं तो सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा भाई, सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की जो वैल्यू आएगी कैपिटल जी एम ई अपॉन कितना, आर ई का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्यों, सरफेस पर मेरे बच्चा यहां से कितनी डिस्टेंस है सरफेस से, सेंटर से सरफेस पर जाओगे तो ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास, रेडियस, यही बताया था ना किसी प्लेनेट के लिए। तो भाई जब सरफेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा मास लिया जाएगा अर्थ का, और सरफेस पर है तो रेडियस कितनी ली जाएगी भाई, रेडियस अर्थ की जो रेडियस है। जब मैं इसको h हाइट पर ले गया, अब h हाइट पर मैं इंटरेस्टेड हूं कि h हाइट पर कितनी होगी मेरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो h हाइट वाले केस में मेरे बच्चा h हाइट पर g डैश बोला मैंने, ध्यान से समझना यार। जब मैं h हाइट पर चला गया, अब देख जरा, जब मैं h हाइट पर चला गया तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है मेरे बच्चा, इस हाइट पे चला गया तो बाहर तो एयर ही है ना मेरे भाई, इधर तो एयर ही है ना। कितना मास लिया जाएगा, कितना मास लिया जाएगा, चारों तरफ एयर ही एयर है, चारों तरफ एयर ही एयर है, तो कितना मास लिया जाएगा, अभी भी वही मास लिया जाएगा जो अर्थ का मास है, अर्थ का मास है। समझो जरा यार, एक छोटा सा फुटबॉल है और आपने क्या किया, इस फुटबॉल से फिर बाहर आपने एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया, बाहर बहुत बड़ा सर्कल या स्फीयर ही बना लिया मान लो, चलो तो यार बाहर तो हवा है, ओनली मास किसका लिया जाएगा मेरे भाई, प्लेनेट का मास लिया जाएगा, अर्थ का मास लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये रहा इस वाले केस में जो जी डैश हो जाएगा ये आपका आएगा मेरे बच्चे, जी मास उतना ही रहेगा लेकिन रेडियस कितनी हो जाएगी, कहां गए, एच हाइट पर, सरफेस से एच तो सेंटर से आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। समझने की कोशिश करो भाई, सरफेस पर कितना हो गया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। मतलब ये हुआ, अगर आप जी डैश कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जी डैश अपॉन जी, देखो भाई जी डैश कितना आया, कैपिटल जी एम ई, मास सेम है, ये हो गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है भाई, यही है ना, जी डैश की वैल्यू आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हुआ और ये आपका आर ई। अरे यार ये तो सेम ही है ना भाई, ये तो सेम ही है, इतना कहां आधा दिमाग नहीं लगाना यार, ये जी और एम ई सेम है, जितना यहां उतना ही यहां, तो ये कैंसिल आउट हुआ। जी डैश अपॉन जी कितना आया भाई, जी डैश अपॉन जी ये आ गया मेरे बच्चा आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, या यहां का स्क्वायर करो। ये एक तो फॉर्मूला मेरे बच्चे आपको ये वाला याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नोट डाउन करते चलिए स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं और चीजों को समझने की कोशिश करिए। जी डैश बाई जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, हैशटैग फॉर न्यूमेरिकल, फॉर न्यूमेरिकल मेरे बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर लीक कर रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डेरिवेशन हुई नहीं है, अभी डेरिवेशन नहीं हुई है भाई मेरे। एक कंसेप्ट है बाइनोमियल का मैथमेटिक्स में, लेकिन फिजिक्स में क्या है देखो जरा।
अच्छा, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, इतने से काम नहीं चलेगा। x क्या है? x जो है ना मेरे बच्चा, x की वैल्यू मच लेस देन 1। भैया x जो है ना वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। तो फिजिक्स में जब भी आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, हमेशा याद रखना होता क्या है, 1 प्लस जो पावर होती है वो x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाती है, मतलब 1 प्लस nx। क्या बता रहा हूं यार मैं, क्या बता रहा हूं, कान खोल के सुनो यार सही से। क्या बताया मैंने ये बोला कि 1 प्लस एक्स की पावर n है और x 1 से बहुत छोटा है, बहुत छोटा। जैसे मानो कि ये 1 है और x कितना है, 0.00001, इस तरीके से है, और इसकी पावर 2 है। तो क्या करोगे, सीधे सीधे इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 प्लस 0.0002 ऐड कर दो, यही आएगा आंसर, यही आएगा आंसर, 100% यही आएगा। लेकिन ये अप्लाई तभी करोगे जब ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने, मेरे बच्चे, कहां तक यूज कर लिया भाई, कहां तक यूज कर लिया? ये जो बाइनोमियल बताया आपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे मेरे बच्चा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। देखो जरा इधर, अब जी डैश अपॉन जी, यहां से आगे चलता हूं मैं, अब यहां से आगे चलता हूं। तो जी डैश अपॉन जी, आर ई स्क्वायर, नीचे से मैं आर ई स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं। यहां से मैंने भाई आर ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, होल स्क्वायर है तो भाई कॉमन ले लो। अब किसी का दिमाग में आ रहा होगा कि एच के साथ तो आर ई है ही नहीं, तो इन्होंने कॉमन कहां से ले लिया? अरे भैया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जिस भी नंबर को आप कॉमन लेते हो ना, उस नंबर को बाहर खींचो और उस नंबर से डिवाइड कर दो। मतलब आर ई स्क्वायर को जब मैंने कॉमन लिया तो यहां पर 1 आएगा क्योंकि आर ई से डिवाइड कर दिया, और यहां पर भैया नहीं है आर ई तो कर दो डिवाइड। यार ये हुआ, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, सभी को पता होगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ठीक है, हाँ या ना? 100% ठीक है। ये जो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में पावर 2 है, इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा और इसको बना दूंगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। देखो भाई, अब क्या होना है? अब होना यह है कि जी डैश अपॉन जी इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। कितनी है पावर? -2। एच क्या है? हाइट। कितने हाइट पे जाओगे? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितने हाइट पे जाओगे भैया मेरे? समझो जरा, एच जो है, जैसे आपने बोला 10 किलोमीटर पे चले गए, चलो हम 10 किलोमीटर पे चले गए। आपको पता है रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर है। तो जब आप 10 में 6400 से डिवाइड करोगे, मतलब h की वैल्यू यार आर ई के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, और जब आप इसे डिवाइड करोगे ना मेरे बच्चा, तो ये बहुत छोटा आएगा, बहुत बहुत छोटा सा आएगा ये। और क्या कर देंगे, इसे बाइनोमियल में लेकर आ जाएंगे। वही तो कंडीशन में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 प्लस एच अपॉन आर ई, एच अपॉन आर ई बिल्कुल एक्स वाला काम कर रहा है। ये वैल्यू बहुत छोटी है मेरे बच्चे, समझने की कोशिश कर। एच बहुत छोटा है और आर ई जो है 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर। तो कितनी हाइट पे जाएगा? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चला जा। 50 किलोमीटर, 50 बाई 6400, बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा। इसका मतलब बाइनोमियल लगने की कंडीशन पूरी तरीके से रेडी है। 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। इसका मतलब ये x की तरह। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा यूजिंग बाइनोमियल। क्या लिखूंगा भाई? यूजिंग बाइनोमियल। यूजिंग बाइनोमियल। ये डेरिवेशन इसलिए कर रहा हूं कि पेपर लीक हो रहा है, आ सकता है। यूजिंग बाइनोमियल, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1। देखो x की जगह h अपॉन आर ई है, पावर को आगे ले आओ, माइनस का 2h अपॉन आर ई। ये हो गया भाई, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश इक्वल टू जी
1 माइनस 2h अपॉन आर ई। जी कहां पर है भाई? अर्थ के सरफेस पर। और जी डैश कहां पर है? जी डैश कहां पर है? जी डैश है h हाइट पर। अब आप ये बताओ यार, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, तो ये जो नंबर है ये तो 1 से बहुत छोटा है ना। ये वाला नंबर 1 से बहुत छोटा है। ये वाला नंबर 1 से बहुत छोटा है। मतलब जब भी आप किसी नंबर में एक कंसेप्ट समझो पहले, फिर हम करेंगे इसका आंसर हुआ क्या। ये एक कंसेप्ट समझो भाई, ठीक है ना। मैंने आपसे ये बोला कि मेरे पास x इक्वल टू 8 है, ठीक है भाई। मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा आंसर? 8 आ जाएगा। मैंने मेरे बच्चा 8 में 0.6 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 से छोटे से, कितना आएगा? 4.8 आएगा। मैंने 8 में मेरे बच्चा 1.2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 9.6 आएगा। इसका मतलब जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर सेम आ रहा है, सेम। जब मैं 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर पहले से कम हो जा रहा है। जब मैं 1 से बड़े क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर पहले से बड़ा हो जा रहा है। हालांकि ये बिल्कुल बहुत बच्चों वाली चीज बता रहा हूं मैं, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि एक एक चीज समझ में आए। यहां पर मैं 1 माइनस 2h अपॉन आ रही है, तो ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू 1 से छोटी है मेरे बच्चे, 1 से छोटी है। और इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? जी की। तो आंसर क्या आएगा? जी से ज्यादा या कम? तो आंसर आएगा जी से कम। आंसर क्या आएगा भाई? जी से कम। तो इसीलिए जी डैश जी से कम आएगा। मतलब हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यही पेपर में प्रूफ करने के लिए आता है, शो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद हाइट h और एल्टीट्यूड। या फिर इस तरीके से आ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। दोनों ही केस में आप ये सॉल्व करके बता सकते हैं। अब हम कुछ इस पर क्वेश्चंस करेंगे। क्या देख चुके हैं भाई हम लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहां देख चुके हैं हम लोग? h हाइट पर देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है? जब हम लोगों ने h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख लिया, तो आइए जरा कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पहले एक बात समझो यार, एक बात समझो भाई, एक बात समझो जरा प्लीज, एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं। देखो, हम लोगों ने दो फॉर्मूले यूज किए, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। इसमें मेरे बच्चा हाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर कम हाइट पर हो, आप कम हाइट पर हो, तो जी डैश अपॉन जी कितना होगा? कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 1 माइनस का 2h अपॉन आर ई। ये दो फॉर्मूले हो गए। अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं भाई? परसेंटेज चेंज का मतलब डेल्टा जी अपॉन जी निकालना पड़ेगा। अब इसी पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे और उन सभी क्वेश्चन को हम अप्लाई करने वाले हैं। आइए भाई देखते हैं। देखो भाई मेरे बच्चा, कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको कराता हूं। देखो इसमें क्या बोला गया है? यह बोल रहा है, एट विच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस से किस हाइट पर? भैया मेरे एच पर क्वेश्चन मार्क है, किस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। मतलब जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाए भाई? 1/4 ऑफ अर्थ के सरफेस पर जो है। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। क्या करना है इसमें? एच निकालना है। सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे यार? बहुत बड़ा वेरिएशन है यार, 1/4 बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो इसका मतलब बड़े वेरिएशन के लिए कौन सा लगाएंगे हम फॉर्मूला? देखो भाई, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। मतलब जी डैश अपॉन जी कितना है भाई मेरे? जी डैश अपॉन जी कितना है? 1/4। यहां बच्चे मेरे 1/4 डालो वैल्यू, 1/4। उसके साथ साथ इधर अंडर रूट कर दो, इधर से स्क्वायर इधर खींच रहा हूं। अरे भैया ये पूरे पर होल स्क्वायर है ना। चलो यार एक लाइन और कर दे रहा हूं, परेशान मत हो। आर ई अपॉन आर ई प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर लिख दूं? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब मेरे बच्चा इधर से स्क्वायर को हटा के मैं इधर ले आऊं तो अंडर रूट आ जाएगा। 1/4 बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करके दिखाया जा रहा है। आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। चल भाई 1/4 का अंडर रूट कितना आएगा भाई? 1/2 1/2 इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर। आर ई प्लस एच इक्वल टू 2RE, मतलब आर ई इक्वल टू एच। अरे बाबा कितनी हाइट पर जाना पड़ेगा भाई? 6400 किलोमीटर जाना पड़ेगा। मतलब अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पर चले जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आएगी? अर्थ के सरफेस पर जो है ना उसका 1/4। समझने की कोशिश करो, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगा है भाई। आर ई की वैल्यू एच आ रही है। तो अगर आपसे कोई ये बोले, थोड़ा सा ध्यान भी रखा करो मेरे भाई, कि अर्थ के सरफेस से अर्थ की रेडियस के बराबर अगर हाइट गेन कर लें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना डिक्रीज होगा? तो 1/4 डिक्रीज होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आओ एक दो प्रॉब्लम और करते हैं भाई, एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखो भाई ये क्या कह रहा है, देखना जरा। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अरे भाई अर्थ के सरफेस से कितने की हाइट पर? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब h की वैल्यू जो है वो 2RE है, और वो ये कह रहा है कि g डैश बता दो। तो g डैश अपॉन g इक्वल टू कितना? RE अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। अब भाई मेरे RE अपॉन RE प्लस h कितना है? 2RE, इसका होल स्क्वायर कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया? ये 1/3 दैट इज 1/9 आ जाएगा। 1/9 तो g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? g/9। इतना रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी प्रॉब्लम थी, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। आओ कुछ और प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम। ये देखना जरा क्या कह रहा है। इस वाले प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला गया है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी रिड्यूस बाई 36% द वैल्यू एट द सरफेस। मतलब मेरे बच्चा वो ये कह रहा है कि अर्थ के सरफेस से जैसे यहां पर ये रेडियस, यहां से मैं कितनी हाइट पर जाऊं कि मेरी वैल्यू कितनी रिड्यूस हो जाए? रिड्यूस बाय 36%। वो कह रहा है रिड्यूस बाय 36%। समझने की कोशिश करो, रिड्यूस्ड बाय 36%। इतना रिड्यूस हो जाए, बचेगा कितना? 64%। अरे भाई जैसे यहां से मैं ऊपर गया, यहां पर जी थी वैल्यू, वो कह रहा है मैं कितनी हाइट पर जाऊं कि वैल्यू 36% रिड्यूस हो जाए। यार 36% रिड्यूस होगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 64% ही तो बचेगा यार। 64 पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब इसमें से 36% डिक्रीज हो गया, कितना बचा? 64% बचा भाई। मेरे पास 10 रुपए थे, आपने इसमें से 36% रिड्यूस करा दिया, कितने बचेंगे मेरे पास भाई? मेरे पास कितने बचेंगे? 6.4 बचेंगे। तो कहने का मतलब ये रहा कि जी डैश जो दिया हुआ है ना आपको 64% ऑफ जी, तो आपको बताना है कि ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी। इट मींस जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो भाई मेरे जी डैश अपॉन जी कितना है? ये 64%, मतलब 64% ऑफ जी ना, 64% ऑफ जी अपॉन जी इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा परसेंट दे रखा है आपको भाई, तो कैसे निकालोगे आप यहां से? ये हो जाएगा आपका मेरे बच्चा कितना? 64/100। सीधे सीधे जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। चलो इधर अंडर रूट खींचो भाई, इधर अंडर रूट खींचो यार। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर ई अपॉन
आर ई प्लस एच इक्वल टू अंडर रूट कितना 64%, तो 64/100 कितना 8/10 कितना 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, 5 की मल्टीप्लाई करो, 5RE इक्वल टू 4RE प्लस 4H, तो H की वैल्यू कितनी आ गई भाई, H की वैल्यू कितनी आ गई देखो जरा, 5RE इक्वल टू 4RE प्लस 4H। तो भाई मेरे यहां से अगर हम देखें तो H जो आएगा आपका RE/4 आ जाएगा, तो 1600 किलोमीटर, क्योंकि 6400 किलोमीटर रेडियस होती है, इसका 1/4 आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आसान सी प्रॉब्लम थी, यह आपको पता होना चाहिए था। इसी तरीके से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने की हाइट पर जाएं हम, कितने की हाइट पर जाएं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हाफ हो जाए, मतलब जी डैश जो है वो g/2 हो जाए। आप h के लिए सॉल्व कर सकते हैं, सेम प्रॉब्लम है भाई, √2 करके आएगा कुछ, √2 माइनस जो भी आए आप कर सकते हैं इसको सॉल्व बड़े प्यार से, g'/g 1/2 है, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम भाई ट्राई करना जरूर इसको। देखो वो ये कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ बॉडी व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। कितने की हाइट पर लेकर जा रहे हैं भाई, 32 किलोमीटर, मात्र 32 किलोमीटर, और रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, और कहां जा रहे हैं 32 किलोमीटर, मात्र 32 किलोमीटर। तो यार कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा बताओ जरा, बाइनोमियल वाला कंसेप्ट लगेगा ना। तो भाई मेरे देखो आपको पहले बताना क्या है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। ये हमने बोला कि भाई m इंटू जी कहां पर है, अर्थ के सरफेस पर, सरफेस पर हो गया भाई। अच्छा h हाइट पर कितना हो जाएगा, mg डैश होगा भाई, मास थोड़ी बदलता है, तो ये हो जाएगा h हाइट पर, h हाइट पर हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तुझे, परसेंटेज निकालना है, तो भाई मेरे कैसे करेगा इसको, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फाइनल मतलब h हाइट पर वेट माइनस सरफेस पर वेट अपॉन ओरिजिनल वेट सरफेस पर इंटू 100, यही तरीका है। m कॉमन हो गया भाई, m कॉमन हो गया और m का खेल खत्म, तो यहां कितना आएगा g डैश माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, मतलब एलसीएम ब्रेक कर दो भाई, एलसीएम ब्रेक कर दो तो कितना हो जाएगा g डैश अपॉन जी माइनस 1 इंटू 100। तो अगर आपको g डैश अपॉन जी पता चल जाए तो बात बन गई, सारा खेल कहां आकर रुक गया भाई, g डैश अपॉन जी पर। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्म लगाऊंगा मैं, कौन सा लगेगा भाई, g डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर, क्योंकि h हाइट पर यही फॉर्मूला होता है जब हाइट की वैल्यू रेडियस से बहुत छोटी होती है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस 2 इंटू 32 दे रखा है इसमें, तो ये 32 किलोमीटर अपॉन 6400 कितना आ जाएगा यार, 2 इंटू 32 64 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/100 दैट इज 99 अपॉन 100, 99 अपॉन 100। जी डैश अपॉन जी की वैल्यू आ गई 99 अपॉन 100, तो यहां पर इस वैल्यू को चिपका दूं मैं, अब जी डैश अपॉन जी आ गया 99 अपॉन 100 माइनस 1, जी डैश अपॉन जी की जगह चिपका दिया मैंने इसको, इंटू 100, तो मेरे बच्चा ये आ जाएगा -1%। माइनस यहां ये बता रहा है कि वेट कम हो गया। अगर आप 32 किलोमीटर मात्र ऊपर जाओगे तो अपने वेट का बस 1% ही कम महसूस कर पाओगे, मात्र 32 किलोमीटर जाने से। तो अगर आपका वेट 70 किलो है तो ओनली 0.7 ही कम होगा, 69.3 आप महसूस करोगे 32 किलोमीटर ऊपर। ठीक है भाई, चलो 32 किलोमीटर आपको इतना ही महसूस करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग ट्राई करते हैं भाई। देखो कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग अभी डेप्थ वाला भी कंसेप्ट लगाएंगे, जस्ट वेट। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको देखो पहले अभी आप, ये क्या कह रहा है भाई,
अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग स्ट्रेच बाई वन एट द अर्थ सरफेस, हाउ विल द सेम बॉडी स्ट्रेच द स्प्रिंग एट प्लेसेस 6400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। रेडियस दे रखी है भाई। भाई एक बात बता जरा, कोई भी जो स्प्रिंग है ना, कोई भी स्प्रिंग है, जैसे ये स्प्रिंग है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। अब मैंने क्या किया, इससे एक वेट अटैच कर दिया, तो जब मैंने इससे वेट अटैच कर दिया तो ये इतना एक्सटेंड कर गई। ये मैंने ब्लॉक अटैच कर दिया तो ये जो है ना, ये इतना आपका जो है ये एक्सटेंड कर गई। देख, ये इतना एक्सटेंड कर गई है। कितना एक्सटेंड कर गई भाई? ये एक्स नीचे की तरफ एक्सटेंड कर गई। अच्छा, होता क्या है स्प्रिंग के केस में, आपको पता होना चाहिए, हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है kx, और ये रीस्टोरिंग फोर्स इस ब्लॉक के वेट के बराबर होता है। ब्लॉक का वेट किधर होता है भाई? नीचे की तरफ। इसका मतलब kx इक्वल टू mg। सारा खेल किसका आ गया? वेट का। इतना होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं अर्थ के सरफेस से कितना किलोमीटर ऊपर ले जाऊं? 6400 किलोमीटर, तो रेडियस 1600 किलोमीटर ऊपर ले जाऊं, तो अगर अर्थ के सरफेस पर 1 मीटर स्ट्रेच हो रही है, या 1 सेंटीमीटर जो भी है, 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो रहा है, तो मुझे यह बताओ 6400 किलोमीटर की रेडियस में 1600 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो 1600 किलोमीटर मतलब कौन सा फॉर्मूला? RE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेंगे। तो कितना एक्सटेंशन आएगा? आओ भैया देखो जरा, अर्थ के सरफेस पर कितना हो जाएगा? अर्थ के सरफेस पर kx इक्वल टू mg, h हाइट पर कितना हो जाएगा? x डैश, m वहां पर वेट भी कम हो जाएगा। देखो k से k कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो x डैश अपॉन x इक्वल टू कितना? g डैश अपॉन g। और ये वैल्यू कितनी होती है भाई? ये वैल्यू कितनी होती है? RE अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब भाई थोड़ा समझने की कोशिश कर जा रहा है। यहां पर RE 6400 दे रखा है तेरे को और H 1600, तो x डैश अपॉन x इक्वल टू 6400 अपॉन 6400 प्लस 1600, 6400 प्लस 1600 8000। कितना आ जाएगा भाई? ये कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 5 का स्क्वायर। 4 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना हुआ भाई? 16 अपॉन 25। कितना हुआ भाई? 16 अपॉन 25 हुआ। तो 16 x डैश अपॉन x इक्वल टू 16 अपॉन 25। सो x डैश विल बी 16 अपॉन 25 इंटू x। ये आंसर आएगा। x आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, ये जो हाइट के साथ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको कराए। अभी इसमें और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम लोग करेंगे डेप्थ के साथ, कि मानो कि अगर अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ अगर आप जाओगे, डेप्थ में जाओगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे बदलेगी। तो आइए इसे भी कर लेते हैं भाई। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये जो वेरिएशन होगा अब डेप्थ के साथ देखना है। हाइट के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया। जब डेप्थ की बात करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये होता है कि जैसे अर्थ है, अर्थ के सरफेस के अगर आप इनसाइड जाते हैं, जैसे आपने अर्थ को स्फेरिकल एज्यूम किया, ये भाई मेरे इसका क्या हो गया? ये इसका सेंटर हो गया जहां पर मास इसका कंसंट्रेट कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? सरफेस से, जैसे देखो इसकी रेडियस हो गई RE। अब आप सरफेस से इनसाइड अगर आते हैं, इनसाइड मतलब डेप्थ में जाना है, तो आपको यह देखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या वेरिएशन आया। तो भाई मेरे देखो, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। अब हमने क्या किया? हम चले गए भाई मेरे, किस जगह चले गए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए सरफेस के अंदर चले गए। अब जब सरफेस के अंदर चले गए तो हमारे पास ये वाला, जस्ट समझने की कोशिश करिए जरा। हम लोग जो हैं, हम लोग आ गए d डेप्थ नीचे, मतलब यहां से अर्थ के सरफेस से d डेप्थ नीचे चले गए, d डेप्थ नीचे चले गए। अर्थ के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, स्फेरिकल है अर्थ, और अर्थ के इनसाइड जा रहे हैं, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश है।
अब आपको जी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई। तो देखना जरा, हम अगर जी कैलकुलेट करते हैं तो जी कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बताया है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यही बताया है। लेकिन मेरे बच्चे एक बात को समझने की कोशिश करो, अब की बार क्या होगा, मास जो है वो वेरी कर जाएगा। कैसे वेरी करेगा भाई, जैसे यहां का तो मास हमने एम ई एज्यूम कर लिया जब बड़ा वाला स्फीयर लिया अर्थ के सरफेस के लिए। लेकिन यार एक बात बताओ, जब हम इनसाइड जाएंगे, तो जब हमारा ये वाला स्फीयर होगा, ये वाला, तो यार इसका मास तो अलग होगा ना मेरे भाई। इसका मास अर्थ के मास के इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन बाहर रह गया, ये वाला पोर्शन बाहर रह गया, इसका मास तो कंसीडर इसमें नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर डेंसिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब मेरे भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखना है, डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है। तो देखो भाई, G इक्वल टू जी अपॉन आर ई स्क्वायर, और एम ई की जगह, मास की जगह कैसे करेंगे भाई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है भाई, 4/3 पाई आर ई क्यूब। तो सॉल्व करो भाई, कितना आया ये, 4/3 पाई रो आर ई इंटू जी। ये आ गया मेरे बच्चा कहां पर, सरफेस पर। सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ चुकी है। इसमें समझने की कोशिश करो, मैंने मास को हटाया है और डेंसिटी को लेकर आया हूं मैं। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि जब हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे, तो जब ये स्फीयर कंसीडर किया जाएगा, जैसे इस वाले फॉर्मूले में जो मास आ रहा था, ये पूरे प्लेनेट का मास होता है, लेकिन अब जो स्फीयर होगा हमारा वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को मास यहां पर चेंज करना पड़ेगा, बट डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, इस वजह से हमने इस फॉर्मूले को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं जी डैश निकालूं तो भाई जी डैश कितना आएगा यार, जी डैश कितना आएगा, जी डैश देखो भाई, अगर आप जी डैश कैलकुलेट करते हैं तो जी डैश की वैल्यू 4/3 पाई रो। अब की बार देखिए जरा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस अगर आप देखें तो छोटे वाला जो स्फीयर है, ये टोटल आर ई है मेरे बच्चा, ये टोटल आर ई, इसमें से डी को माइनस कर दो यार भाई, पूरा आर ई है ना, और आर ई में से इस डी को माइनस कर दो, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी भाई, आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी इंटू जी हो जाएगी। अब भाई इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमें चाहिए जी डैश अपॉन जी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। बाकी सभी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये आ गया। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, आइए जरा थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जी डैश अपॉन जी कितना हो जाएगा, एलसीएम ब्रेक करो, कितना आएगा भाई, 1 माइनस का डी अपॉन आर ई, 1 माइनस डी अपॉन आर ई हो गया भाई। तो यहां से जी डैश की वैल्यू हो गई जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई क्वांटिटी 1 से छोटी होती है, जैसे ये क्वांटिटी क्या है भाई, ये 1 से छोटी है, कैसे पता चला, 1 माइनस समथिंग, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी ही तो आएगी। अब इसमें जी की मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर क्या आएगा, जी से छोटा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करें तो जी डैश जो आएगा वो लेस देन जी। इट मींस डेप्थ के अंदर भी अगर हम जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, और हाइट के साथ भी गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हुआ अर्थ के फेवर में। बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब यह हुआ, अभी तक तो मेरे को यह समझ में आ रहा है कि यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तब भी डिक्रीज हो रहा है, और सरफेस से इनसाइड जा रहे हैं तब भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सरफेस पर सबसे ज्यादा होगा, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब आप इसमें एक बात समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, जैसे आप लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई नोट्स भी आप लोग बनाते चलना, जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसे अपनी कॉपी में नोट्स की तरह प्रॉपर इसको क्रिएट करिए, और अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप उसे जाकर बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो भाई मेरे जी डैश इक्वल टू जी कितना आया,
1 माइनस का डी अपॉन आर ई। अब कोई ये कहता है कि भाई मैं तो अर्थ के सेंटर पर जाऊंगा, अर्थ के सेंटर पर जाकर मैं ये देखना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। आओ भाई, जब आप अर्थ के सेंटर पर जाएंगे, सरफेस से सेंटर पर जाएंगे, तो ये डी किसके इक्वल हो जाएगा? रेडियस के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो डेप्थ है वो किसके इक्वल हो गई? रेडियस के इक्वल हो गई। तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी 1 माइनस 1 दैट इज 0। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है भाई? 0 होता है। तो अर्थ के सेंटर पर वेट कितना हो जाएगा? अगर मैं वेट की बात करूं तो W कितना होता है? mg। अर्थ के सेंटर पर वेट की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि मास आपका कांस्टेंट रहता है। सो आपको यह पता होना चाहिए कि अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना है? 0 है। तो डेप्थ के साथ भी वेरिएशन देखा और हाइट के साथ भी वेरिएशन देखा। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं। डेप्थ वाले, हाइट वाले हम लोगों ने कर ही लिए हैं, डेप्थ वाले और कर लेते हैं भाई, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलेंगे। देखो भाई, इसमें क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों? अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर बॉडी का वेट कितना है? 72 न्यूटन। When it is taken to a depth equal to r/2, अर्थ की रेडियस के r/2 तक हम किसी बॉडी को लेकर जाते हैं, तो आपको बताना है कि वहां पर उसका वेट कितना होगा। समझो जरा, अगर हम बात कर रहे हैं वेट की, तो ये वेट कितना है अर्थ के सरफेस पर? W0 से लिखा है मैंने 72 न्यूटन, और ये वैल्यू क्या होगी? mg। डेप्थ पर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो W डैश कितना हो जाएगा? mg डैश। अब आप एक बात बताइए यार, W डैश अपॉन W इक्वल टू कितना? mg डैश अपॉन mg। mg डैश अपॉन mg हो गया। अब m से m कैंसिल आउट हो गया, g डैश अपॉन g, g डैश अपॉन g। इसकी वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखा है 1 माइनस डी अपॉन आर ई। कितनी डेप्थ है भाई? d की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? d की वैल्यू r/2 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस r/2 इंटू आर, दैट इज 1/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ W डैश इक्वल टू W/2 दैट इज 36 न्यूटन। तो अगर आप अर्थ के डेप्थ के अंदर कितना जाते हैं? रेडियस का हाफ जाते हैं, तो आपका जो वेट है वो वेट कितना हो जाएगा भाई? 72 न्यूटन का वेट हो जाएगा। सॉरी 36 न्यूटन का, क्योंकि 72 न्यूटन आपको सरफेस पर दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। देखो इसमें अगर हम देखें, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ r/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी अभी देखा है, अर्थ के सरफेस से r/2 पर ग्रेविटी कितनी आई थी? g/2 आई थी। जस्ट इससे पहले वाला ही तो क्वेश्चन देखा, अगर d की वैल्यू r/2 है तो g डैश कितना आ रहा था? g/2 आ रहा था। इस तरीके से आप इसको भी अप्लाई कर सकते थे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, ये वाला देखिए भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को समझें, अ बॉडी वेट 36 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बॉडी का वेट 36 न्यूटन है, कहां पर? अर्थ के सरफेस पर। When it is taken to a depth r/4 from the surface of earth, where r is the radius, its weight would be। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, d की जगह कितना रखना है? r/4 रखना है भाई, और d की जगह r/4 रख के g डैश निकाल देंगे, वेट आ जाएगा। इट मींस वेट का जो कंसेप्ट हम लेकर चल रहे हैं, W0 मतलब सरफेस और W0 अपॉन डेप्थ, तो हम लोग डेप्थ अपॉन सरफेस ही कर लेते हैं, डेप्थ अपॉन सरफेस। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चा, अगर आप इसे ट्राई करोगे, W डैश अपॉन W इक्वल टू mg डैश अपॉन mg इक्वल टू कितना भाई? 1 माइनस का d अपॉन r। इसके अकॉर्डिंग d की वैल्यू रखेंगे, आंसर आते रहेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि m से हम यहां पर कैंसिल आउट हो गया था। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और मैं आपसे कराता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि मान लो आपने ये देखा कि हाइट के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है,
समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेप्थ के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। तो हाइट और डेप्थ में क्या रिलेशन होगा जिसमें सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो? समझो मैं क्या बोल रहा हूं, समझो जरा। मैंने ये बोला कि मेरे पास भाई मेरे पास ये एक स्फेरिकल अर्थ, अब मुझे पता है कि ये इसका सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई। यहां पर वैल्यू जो है वो g है। डेप्थ में जाऊंगा तब भी डिक्रीज होगा, हाइट में जाऊंगा तब भी डिक्रीज होगा। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं h हाइट पर जाता हूं और यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश है, और मैं नीचे d डेप्थ में जाता हूं जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश है, और ये दोनों ही सेम है, तो हाइट में और डेप्थ में क्या रिलेशन है ये बताना है आपको। तो देखना जरा, h हाइट पर कितना होता है? h हाइट पर अगर हम बात करें तो g डैश इक्वल टू कितना भाई? g1 माइनस का 2h अपॉन आर ई, यही होता है। डेप्थ में देखिए जरा, डेप्थ में अगर आप देखेंगे तो डेप्थ में g डैश इक्वल टू g1 माइनस का d अपॉन आर ई। अब आपसे क्या बोला गया है भाई? दोनों जगह वेरिएशन सेम है, डेप्थ में और हाइट में, डेप्थ में और हाइट में। तो क्या हो जाएगा भाई? g1 माइनस 2h अपॉन आर ई इक्वल टू g1 माइनस का d अपॉन आर ई। इसका मतलब भाई ये क्या आ जाएगा? 2h अपॉन आर ई सॉल्व करोगे तो d अपॉन आर ई, और आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू 2h। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब क्या आया कि अगर आप अर्थ के सरफेस से कितना, मानो 100 किलोमीटर ऊपर गए, तो जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा 200 किलोमीटर डेप्थ में जाने पर। मतलब दोनों ही जगह डिक्रीज होना है यार, ऊपर भी डिक्रीज होना है और नीचे भी डिक्रीज होना है। तो डेप्थ में क्या आता है? हाइट का ट्वाइस आता है। जैसे आपने बोला कि मैं तो 2000 किलोमीटर ऊपर गया तो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी आ गई। मैंने बोला भाई अगर तू 4000 अर्थ के डेप्थ में जाएगा ना तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी आएगी। बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे बोला जाए कि हाइट और डेप्थ में क्या रिलेशन है फॉर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हाइट के साथ भी डिक्रीज हो रहा है भाई और डेप्थ के साथ भी डिक्रीज हो रहा है, और आपसे हाइट और डेप्थ में रिलेशन बोला जाए तो d इक्वल टू 2h होता है। ठीक है, यह आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोगों ने जो पढ़ा इसको भाई हमें ग्राफ से समझ लेते हैं जरा। यह ग्राफ इंपॉर्टेंट है काफी। आपने क्या देखा? अर्थ के सरफेस से जब आप h हाइट पर गए तो h हाइट पर भी डिक्रीज हो रहा है, h हाइट पर भी डिक्रीज हो रहा है और d डेप्थ पर भी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना हो तो देखो भाई, अगर आप यहां पर देखें तो g की जो वैल्यू है, g डैश की जो वैल्यू है, g डैश की वैल्यू कितनी आ रही थी भाई? g डैश की वैल्यू आ रही थी किसके साथ? डेप्थ के साथ, g1 माइनस का d अपॉन आर ई, यही आ रहा था। मतलब ये हुआ जितना डेप्थ में जाएंगे वो डिक्रीज होगा, और हाइट के साथ क्या आ रहा है? 1 माइनस का 2h अपॉन आर ई, दोनों में ही डिक्रीज हो रहा है। तो देखो जरा, हमने बोला ये अर्थ का सेंटर है हमारा, हमने बोला ये अर्थ का हमारा सेंटर है भाई, ये सेंटर है। तो जब ये अर्थ का हमने सेंटर एज्यूम किया, ये वाला सेंटर एज्यूम किया, तो यहां तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है। अब आप एक बात बताओ, जब हम सरफेस से सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। एक बार और यार, सरफेस से सेंटर की तरफ जाएंगे तो डेप्थ में जा रहे हैं ना, सरफेस से जा रहे हैं। जैसे आप अर्थ के सरफेस पर हो और आप मिट्टी हटाते रहो, कंटिन्यू नीचे की तरफ जाते रहो, माइनिंग करते रहो, नीचे की तरफ जाते रहो, ग्रेविटी कम होती रहेगी। अच्छा, मानो कोई बंदा सेंटर पर ही है और वो ये कह रहा है मैं तो सेंटर से सरफेस की तरफ जाऊंगा, तो यार सेंटर पर तो 0 है भाई। अब तू जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाएगा ग्रेविटी इंक्रीज करेगी, तो सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, कंटिन्यू इंक्रीज होगी सेंटर से सरफेस तक। समझने की कोशिश करो, हम सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं। अब भाई जब सरफेस पर आ गए तो ग्रेविटी मैक्सिमम, अब उसके बाद जब सरफेस पर आ गए तो हाइट पर जाएंगे। मतलब मेरे बच्चे यहां से यहां गए,
तो इंक्रीज हुआ, अब यहां पर जो भी था, अब इससे ऊपर जाएंगे तो फिर डिक्रीज होने लगेगा, मतलब सरफेस पर मैक्सिमम है, सरफेस पर मैक्सिमम है और ग्रेविटी आगे डिक्रीज होगी। आप अर्थ के सरफेस पर खड़े हैं, सेंटर की तरफ जाएंगे डिक्रीज होगा, हाइट की तरफ जाएंगे तब भी डिक्रीज होगा, तो मैक्सिमम कहां है? अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है मेरे बच्चा? सबसे ज्यादा होती है। और सरफेस पर भी मैं बताऊंगा कि अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होगा। तो मेरे हिसाब से ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, पेपर में जनरली पूछ लिया जाएगा आपसे और आप इसका आंसर बड़े प्यार से करके आएंगे भाई, ठीक है। चलिए, एक और कंसेप्ट हम लोगों ने हाइट के साथ भी देख लिया, डेप्थ के साथ भी देख लिया, हम लोग शेप के साथ देखते हैं, शेप के साथ किस तरीके से वेरी करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद शेप। अगर हम शेप के साथ देखें तो शेप के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चलो बताओ अर्थ की शेप कैसी होती है भाई? अर्थ की शेप कैसी होती है? अगर मैं अर्थ के शेप की बात करूं तो आप सभी को पता है भाई, अर्थ की शेप जो है वो इलिप्टिकल होती है। अर्थ की शेप क्या है? इलिप्टिकल है। अर्थ की शेप आपकी इलिप्टिकल है, और जब इलिप्टिकल है तो मेरे बच्चा इसमें मेजर माइनर एक्सिस सारी होंगी। चलो आओ देखो जरा, अब इसमें क्या हो गया भाई कि हमने ये बोला ये हमारा अर्थ, और ये अर्थ के लिए इक्वेटर, और ये अर्थ के लिए पोल, और ये अर्थ का सेंटर। ये आपका क्या है भाई? सेंटर है। ये हो जाएगा आर ई, मतलब समझो इक्वेटर की रेडियस, और ये हो जाएगी आपकी आर पी, पोल की रेडियस। मतलब ये लाइन आपकी इक्वेटर होती है और ये लाइन आपकी पोल होती है। अब आप देख रहे हैं जो अर्थ का शेप है, थोड़ा सा शेप पर चलिए आप। जब आप अर्थ का शेप देखेंगे ना भाई, तो शेप के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? पोल पर। पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर पर रेडियस क्या है? ज्यादा है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है भाई? जी एम ई, सरफेस की बात चल रही है, रेडियस का स्क्वायर, यही होता है। आपको पता है कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, और आप देख रहे हैं साफ साफ इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल, तो ग्रेविटी क्या होगी? इक्वेटर पर कम होगी और पोल पर ज्यादा होगी। पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे बच्चे ज्यादा होती है, और पोल पर अगर हम बात करें तो जी की वैल्यू पोल पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जी पर पोल पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर 9.8 एज्यूम करके चलते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये हुआ अगर अर्थ के सरफेस पर भी इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो वैल्यू 9.8 से 10 की तरफ चेंज होने लगेगी। 9.8 से, MKS में लिखा है मैंने, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 तक। इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? कम होती है, और पोल पर सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आपसे बोला जाए कि अर्थ के सरफेस पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां है, तो वो सबसे ज्यादा कहां पर है मेरे भाई? पोल पर। सबसे ज्यादा कहां पर है? ये पोल पर सबसे ज्यादा है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, बताओ जरा, थोड़ा सा रीजनिंग का है, थोड़ा सा रीजनिंग का है। एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं मैं, थोड़ा सा रीजनिंग का है। देखो, हमने बोला कि एक अर्थ का सरफेस है, एक अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है भाई, ठीक है। अब अर्थ का सरफेस है तो यहां पर h हाइट है, h हाइट है, समझना ध्यान से। यहां से एक A4 एप्पल फ्री फॉल करता है। A4 एप्पल क्या करता है? ये फ्री फॉल करता है और अर्थ के सरफेस पर गिरता है।
अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें जरा, तो इस केस में कितना हो जाएगा भाई, अगर हम बात समझने की कोशिश करें, देखो मैंने बोला कि ये 20 मीटर की हाइट है, 20 मीटर की हाइट है, और यहां से जब एप्पल यहां गिरता है तो एप्पल को गिरने में t इक्वल टू 2 सेकेंड लग जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहां पर भैया एक भालू है, भालू, भालू, बियर, ये बियर इस एप्पल को खा लेता है, ये बियर इस एप्पल को मेरे बच्चा खा लेता है। तो आपको बताना है कि बियर का कलर कैसा होगा, बियर का कलर कैसा होगा यह बताना है, भालू का रंग कैसा होगा। अरे भैया फिजिक्स ही चल रही है, फिजिक्स, दिमाग लगाओ कैसा होगा, दिमाग लगाओ कैसा होगा। देखो, तो अगर आपको दिमाग लगाना है इसमें, समझो जरा, यहां से जब आपने एप्पल को फ्री फॉल कराया, तो एप्पल को फ्री फॉल कराया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एच कितना है भाई 20 मीटर, और टाइम कितना लगा इसको 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगा भाई। तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मेरे बच्चा ये 20 हो गया, ये 0 हो गया, 1/2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 1/2 जी इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई 20 इक्वल टू 1/2 इंटू 4g, और ये आ जाएगा g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया भैया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया जी। अब आप मुझे बताओगे ये जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां होता है, कहां होता है, ये होता है पोल पर। इसका मतलब वो एप्पल कहां गिरा है, पोल पर, और वो भालू जिसने एप्पल खाया है वो कहां का है, पोल का है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पोलर बियर होते हैं वो वाइट होते हैं। पोलर बियर कैसे होते हैं भाई, वाइट होते हैं। तो इसका मतलब ये जो है वाइट कलर का होगा, सफेद होगा भाई। थोड़ा सा फिजिक्स लगाना था, थोड़ा सा फिजिक्स, भैया फिजिक्स की यही तो खासियत है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे एक रीजनिंग लेवल का क्वेश्चन था जो आपको समझ में आना चाहिए था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम और आगे की तरफ चलते हैं, और इसमें मैंने आपको जी का वेरिएशन शेप के साथ भी बता दिया। और अब जो लास्ट बचा हुआ है हम लोग रोटेशन के साथ देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ के रोटेशन से कैसे चेंज होती है। अब आप समझिए जरा, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर कंटिन्यू रोटेट कर रही है, इस तरीके से, इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो अगर मैंने ये बोला कि जो अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है, समझो जरा, प्लीज समझने की कोशिश करना जरा, ये हमारी अर्थ है, और इसमें मेरे बच्चा इस एक्सिस के अबाउट मान लो अर्थ रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट मान लो अर्थ रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से। तो अर्थ तो हमारी स्फेरिकल है ना भाई, अर्थ क्या है हमारी, स्फेरिकल है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां वाला जो सर्कल बनेगा इस तरीके से, ये इक्वेटर वाला, ये सबसे बड़ा सर्कल बनता है, जैसे इस डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा होगा। अरे दो टमाटर लो ना आप, दो स्फेयर लो, तो जो सेंटर पर होगा वो बड़ा सर्कल बनेगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वो सर्कल छोटा होता चला जाएगा। अब अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे थोड़ा सा, तो सर्कल जो है ये छोटा हो जाएगा, ये वाला सर्कल थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये वाला सर्कल थोड़ा छोटा हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही नीचे, तो कहने का मतलब ये रहा कि अर्थ अपनी एक्सिस पर अगर रोटेट कर रही है तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कैलकुलेट करना चाहते हैं वो किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर भी तो अलग अलग जगह अलग अलग एंगल बनता है, अलग अलग एंगल बनता है भाई। लैटिट्यूड अलग अलग होता है ना, लैटिट्यूड आप जहां पर हो उसका लैटिट्यूड कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया का लैटिट्यूड कुछ और है, साउथ अफ्रीका का लैटिट्यूड कुछ और है, ठीक है, इंग्लैंड का लैटिट्यूड कुछ और है,
बात समझ में आ रही है? हमारे भारत में भी जो लैटिट्यूड है ये 7 डिग्री से 37 डिग्री, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं मैं, बट जो रेंज है वो यही है, 7 डिग्री से 37 डिग्री के आसपास होता है। मतलब चेन्नई के पास 7 डिग्री का लैटिट्यूड है, और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के पास जाएंगे तो 37। तो कहने का मतलब अलग अलग प्लेस पर जो लैटिट्यूड है वो अलग अलग है। तो हमने तो ये बोला कि भाई मैं उस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहा हूं जहां का लैटिट्यूड लैम्डा है। अब ये जो लैम्डा है अगर 0 डिग्री है तो इक्वेटर हो जाएगा, और अगर ये लैम्डा 90 डिग्री है तो पोल हो जाएगा। बाकी बीच में कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। अब देखो जरा हमने क्या किया, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का जो शेप है ये स्फेरिकल कंसीडर कर लिया। अब स्फेरिकल कंसीडर करने के बाद मेरे बच्चे मैंने क्या किया, ये आपकी लाइन इक्वेटर हो गई, ये आपकी लाइन इक्वेटर हो गई। हमने जो पॉइंट कंसीडर किया वो लैम्डा डिग्री पर कंसीडर किया। कहां कंसीडर किया भाई? लैम्डा डिग्री पर कंसीडर किया। इट मींस यहां से अर्थ के सेंटर से लैम्डा डिग्री पर, यहां पर अर्थ के सेंटर से लैम्डा डिग्री पर हम लोगों ने कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट किया यहां पर। क्लियर है? और ये जो अर्थ है आपकी, ये अर्थ आपकी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। कितने की वेलोसिटी से भाई? तो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है। ये अर्थ का रोटेशन है। अब आप एक बात बताओ, तो जब अर्थ रोटेट कर रही है तो यहां पर जो सर्कल बनेगा, यहां पर ये वाला सर्कल बनेगा अपनी रेडियस में, ये स्मॉल आर इसकी रेडियस हो जाएगी, स्मॉल आर इसकी रेडियस। आप एक बात बताइए भाई, यहां पर अगर हम बात करें तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स इसका सेंटर की तरफ लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा भाई? सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा? जो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ये बाहर की तरफ लगेगा भाई, mv²/r, mv²/r लगेगा नहीं लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि जब ये इस वाले सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल और जस्ट उतना ही सेंट्रीफ्यूगल। अब आप मुझे बताइए, ये लैम्डा डिग्री है, तो लैम्डा डिग्री है तो यार ये भी तो लैम्डा डिग्री होगा, ये भी लैम्डा डिग्री होगा। अच्छा, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो सेंटर की तरफ होता है, mg, बॉडी का वेट। अब अगर मैं इस mv²/r को, पहले तो आप ये देखिए mv²/r, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? m/r, v की जगह मैं लिख सकता हूं r ओमेगा का स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना ये। अब ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसको मैं इस तरीके से, देखो मैं इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहा हूं भाई, इसका मैं कंपोनेंट रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर आ गया भाई बाहर की तरफ। अच्छा, सेंटर की तरफ कितना लग रहा है? mg। तो आप मुझे ये बताओ, यहां पर जो नेट वेट फील होगा, यहां पर जो नेट वेट फील होगा वो कितना होगा भाई? अर्थ के रोटेशन की वजह से mr ओमेगा स्क्वायर सेंटर से बाहर लग रहा है, और एक्चुअल में जो ग्रेविटी का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वेट mg लग रहा है। तो मेरे को नेट कितना फील होगा भाई? अर्थ तो मेरे को अपनी तरफ 50 न्यूटन से खींच रही है, और कोई ऐसा फोर्स है जो 20 न्यूटन से मेरे को ऊपर खींच रहा है, तो मेरे को तो 30 न्यूटन ही महसूस होगा ना। तो मेरे को अपना वेट कितना महसूस होगा? 30 न्यूटन। तो अर्थ जो है हमें, हमारी बॉडी को mg वेट से सेंटर की तरफ खींच रही है, लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जब मैंने कंपोनेंट ब्रेक किए तो mr ओमेगा स्क्वायर में बाहर की तरफ गया भाई, mr ओमेगा स्क्वायर में किस तरफ गया? बाहर की तरफ गया। तो अब आप एक बात समझिए भाई, यहां पर जो नेट फोर्स लगा, यहां पर जो नेट फोर्स लगा, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं जरा, नेट फोर्स, जो नेट वेट है, नेट वेट जो आ गया आपका mg डैश इक्वल टू mg माइनस कितना भाई? कितना जा रहा है बाहर की तरफ? ये mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। अच्छा, अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाला एंगल हमारा लैम्डा है, तो ये स्मॉल आर रेडियस, ये कैपिटल आर अर्थ की रेडियस, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल लैम्डा। तो यहां से कॉस लैम्डा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो स्मॉल आर इक्वल टू आर कॉस लैम्डा। इसकी वैल्यू को वहां चिपकाओ यार, तो ये हो जाएगा mg डैश इक्वल टू mg माइनस कितना? mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा बन जाएगा। और आप m को कॉमन ले लीजिए, g डैश इक्वल टू g माइनस
आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये वेरिएशन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रोटेशन के साथ, वेयर ओमेगा इज एंगुलर स्पीड एंड लैम्डा इज लैटिट्यूड की किस जगह है वो बॉडी जहां रोटेट कर रही है, इक्वेटर पर है या पोल पर है। जैसे मान लो कि अगर आप इक्वेटर पर देख रहे हो आप, तो इक्वेटर के लिए लैम्डा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट इक्वेटर पर अगर आप बात करोगे तो लैम्डा 0, तो जी डैश आ जाएगा आपका जी माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अच्छा, अगर आप पोल पर देखेंगे तो पोल पर देखो भाई, पोल पर कितना हो जाएगा लैम्डा 90, तो कॉस 90 0, सो जी डैश इक्वल टू जी। इसका मतलब सरफेस पर जो भी वैल्यू होती है वही आएगा, पोल पर मैक्सिमम आता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो मैंने आपको मेरे बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बताया हाइट के साथ हमने वेरिएशन देखा, डिक्रीज हुआ। डेप्थ के साथ देखा भाई, डेप्थ में भी डिक्रीज आया। शेप के साथ देखा भाई हमने, शेप के साथ कैसे आया। और उसके साथ साथ लास्ट में हमने रोटेशन के साथ देखा कि रोटेशन में क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें जी डैश इक्वल टू जी आर ई अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, या फिर जी 1 माइनस का 2h अपॉन आर ई आया था फॉर्मूला। इस वाले में जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई आया था। शेप और साइज में हमने जब देखा था तो इसमें मेरे बच्चा रेडियस इक्वेटर पर ज्यादा होती है पोल के कंपैरिजन में, तो ग्रेविटी जो होती है वो इक्वेटर पर कम और पोल पर ज्यादा। और रोटेशन की वजह से हम अभी अभी देख रहे हैं जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। पूरा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट मैंने बताया। कुछ क्वेश्चंस अप्लाई कर देते हैं भाई इस पर, देखो जरा। जैसे मैंने बोला, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट, कहां होगा भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो जी डैश इक्वल टू क्या है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो मतलब जी में से माइनस हो रहा है ना, तो ये वैल्यू मैक्स कब होगी, जब इसमें से जो माइनस हो रहा है वो 0 हो जाए। और ये 0 कहां होगा, जब लैम्डा 90 हो जाए। और लैम्डा 90 कहां होगा, पोल पर। तो जी डैश जो आएगा वो पोल पर मैक्सिमम आएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि स्मॉल जी में से कुछ माइनस हो रहा है। जैसे z इक्वल टू ए माइनस एक्स है, मैंने बोला z की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आप कहोगे x इसमें 0 होगा तब, क्योंकि z इक्वल टू ए आ सकता है। a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कुछ और कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे बच्चा कि अगर आप इसको देखना चाहते हो, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, gp is the g at pole, the effective value of g at the latitude lambda equal to 60 will be। भाई आपको क्या दिया हुआ है, gp कहां पर है, gp पोल पर है। gp जो है वो पोल पर है, तो कितना हो जाएगा, gp इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90। पोल की बात कर रहा हूं मैं, लैम्डा 90 रख दिया तो ये तो सारा ही 0 हो गया। जीपी कितना आ गया, जी के इक्वल आ गया। अब हमसे कहां पूछा जा रहा है, लैम्डा इक्वल टू 60 डिग्री पर। तो लैम्डा इक्वल टू 60 डिग्री पर भाई कितना आएगा, देखो इधर लैम्डा इक्वल टू 60 डिग्री पर अगर हम बात करें तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60। तो जी माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 60 इज 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। और g की वैल्यू कितनी है, gp है, तो इसको हम रख सकते हैं gp माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, gp माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर इसका सही होगा।
और इस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर जो क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन भी कराए। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं वहां से आपको उसका सॉल्यूशन बताने के लिए वीडियो शेयर करूंगा। बट अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंप्लीट करने के बाद आप एग्जाम में जब जाएंगे तो 100% आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल, वहां से भी क्वेश्चन बनता है, और पोटेंशियल एनर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।